आज इस तरह से जो यहाँ कानून है, यहाँ जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है और यहाँ पर बाहर के लोग डेली दनादन लोग आ रहे हैं, तो क्या झारखंडी लोग बचेंगे क्या? आज अपने ही जमीन पर वो प्रवासी बना हुआ, अपने ही जमीन पर प्रवासी बना हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं, इसको संज्ञान में लिया जाए और जो यहाँ पर काश्तकारी अधिनियम है, चाहे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, चाहे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, पहले इसको सख्ती से लागू हो। अरे आप लोग तो खा के खत्म कर दिया यार। महोदय 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 उद्योग विभाग ने महोदय एक छोटा सा मैं सैंपल में लाया हूं। उद्योग विभाग ने आदिवासी की भागीदारी देखेंगे, रोना आएगा। उद्योग विभाग का नाम एचईसी में 21,643 कुल कर्मचारी और आदिवासियों की संख्या है 4,608। 21,643 में आदिवासियों की संख्या है 4,608। और सुनिए, और इसके बाद बीसीसीएल में सुनिए, बीसीसीएल में 70,000। सुनिए ना भाई महोदय, काहे डिस्टर्ब करा भाई लोग? आप वरिष्ठ हैं यार, बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा तो शर्म आप ही करिए। महोदय 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 ये बीसीसीएल में 70,625। आप लोग बोलने दें इनको, क्योंकि आप लोगों का भी टोका टोकी नहीं किया है किसी ने, इसलिए बोलने दिया जाए। बीसीसीएल में महोदय बोलने दिया जाए रणधीर राव महोदय, बीसीसीएल में 70,625 और उसमें आदिवासी कर्मचारियों की चलिए तब अभी हमारे तरफ से बोलिए। उल्टा पुल्टा वाला आदमी बोलने दीजिए। गोविंद हेम्ब्रम जी बहुत वरिष्ठ विधायक है। आज हेम्ब्रम जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं। दो ही गड़बड़ियां हो रही है। एक गड़बड़ी तो, अरे एक बार सुन लीजिए ना, एक गड़बड़ी तो ये हो रही है कि पुराना वाला रिकॉर्ड कहीं से उठा लाए हैं। दूसरा, अब बोल रहे हैं 21,000 कर्मचारी है, तो कहां से 21,000? 5,000 तो है ही नहीं अध्यक्ष महोदय। दूसरा क्या है अध्यक्ष महोदय? दूसरा यह है कि गोविंद हेम्ब्रम साहब डर के भाषण दे रहे हैं, इनके डर को समाप्त किया जाए। सभापति महोदय, अरे भाई बोलिए उसके प्रतिशत फिर हम आपको दिखाएंगे, दूसरे दिन दिखाएंगे। बोलिए महोदय, फिर इतना डिफरेंसेस क्यों? कभी कभी हो, चाहे शुरुआती का हो, चाहे मध्यकाल का हो, या चाहे अभी का हो, इतना डिफरेंसेस क्यों? आप दूसरा रंग महोदय, तो बीसीसीएल में 70,625 और यहाँ पर आदिवासी कर्मचारियों का 5,711 और बोकारो स्टील प्लांट में 43,072 और आदिवासियों का 4,074। तो महोदय ये क्यों हुआ ऐसा? अभी जिला में, अगर अभी हम जिला में जाए, जिला में रोस्टर का पालन नहीं किया गया और वो आदिवासी अभी झेल रहा है। और महोदय, मैं तो ये कहता हूं कि आज ये झारखंड सरकार में जितना सारा डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई आदिवासी अगर पदाधिकारी है, उस पर जांच बैठ जाता है। मैं कहता हूं अगर ठीक है उस पर जांच बैठता है कोई आदिवासी पर, तो उसके पहले 3 साल 4 साल पहले कौन था और इसके बाद कौन था, उस पर भी जांच होना चाहिए। ये मजाक बन गया है कि क्यों ऐसा होगा? तो आज महोदय ये रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। आज हमारे जो झारखंड का जो भविष्य है, कॉलेज का छात्र है, चाहे छात्रा हो चाहे छात्र हो, वो झारखंड का भविष्य है,
वो देश का भी भविष्य बन सकता है, लेकिन आज को उसका सुख सुविधा से वंचित किया गया है और यही लोगों ने वंचित किया है। बिहार के टाइम जो हुआ वाले के झारखंड राज्य अलग होने के बाद 20 साल का जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। जो आपने पाप किया है उसको आपको दिल में जरूर चुभता होगा कि हमने बहुत गलत किया। मजाक बना कर रख दिया। अभी हेमंत सोरेन की सरकार आई और अभी हेमंत सोरेन ने अभी माननीय चंपई सोरेन जी के ये से अभी काफी बहुत जमीन को इन लोगों ने लौटाने का काम किया। काम शुरू हो गया है, जमीन वापसी का काम शुरू हो गया है। अब एक भी यहाँ का एसटी एससी ओबीसी यहाँ से अब बाहर नहीं जाएगा। अब बाहर के लोगों के लिए बाहर के सारा चीज होगा, देखते रहिए, सारा चीज होगा, देखते रहिए। झारखंड का तकदीर ठीक नहीं था। ये कोरोना में 1 साल बर्बाद हुआ है, ये 4 साल में आप सारा चीज देखेंगे। महोदय, अब तो शुरू हो जाएगा, ये नियम के तहत काम होगा और जमीन वापस होना ही होना है। जमीन वापस होना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तभी यहाँ पर एसटी एससी हम लोग को बचा सकते हैं। महोदय, महोदय थोड़ा सा हल्का सा एक शेर शायरी है। महोदय, हमने देखी है गरीबी झेले है सितम, हमने देखे हैं गरीबी झेले है सितम, शोषण के रहे हैं गवाह। हमने देखी है गरीबी झेले हैं सितम, शोषण के रहे हैं गवाह। शोषितों के अधिकारों और मान को अब न कर पाएगा कोई तबाह। महोदय, हेमंत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की उम्मीद जगाई है, सोई किस्मत ने 20 वर्षों के बाद अब ली अंगड़ाई। तो महोदय, ये काम झारखंड सरकार की तरफ से हमको पूरा उम्मीद है, भरोसा है और बहुत ज्यादा पैमाने में। मैं क्या बताऊं, कितना बताऊं, आज कहीं पर भी नियम कानून रहने के बाद भी यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है। आज हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं को ज्यादा प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज उनका जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उसकी माँ, चाहे उसकी बहन या उसके गार्जियन कोई लकड़ी ढोता है, पत्ता ढोता है, पत्थर ढोता है, चौका मिट्टी काटता है। आज वैसे वैसे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वही झारखंड के भविष्य है। ये सुख सुविधा इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पर यहाँ के भविष्य जो स्टूडेंट है उसको हम लोग हर समय मदद करें। महोदय, महोदय, ये आपका अधिसूचित क्षेत्र, ये शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया में जब स्पेशल कानून है तो फिर वहां क्यों ग्राम सभा नहीं हो रहा? पैसा एक्ट है और ये पैसा एक्ट सेंट्रल एक्ट है, इसको भी कानून में को ताकत रख करके को काम हो रहा है। ग्राम सभा नहीं हो रहा है। आज जितना माइंस है, एक भी माइंस में अब कहीं में जाके देख ले, नियम में लिखा है समतल करने का, वो भी बिना ग्राम सभा का। लोगों को पता भी नहीं चलता है कब नोटिफिकेशन होता है, कब नहीं होता है, कब पता ही नहीं है। अगर कोई आंदोलन करता है तो उस पर बहुत तरह का केस, बहुत तरह दफा लगा दिया जाता है। तो महोदय, बहुत गलत सिस्टम से राज चल रहा है। अगर इस राज को बचाना है, हम लोगों को सिस्टम पर चलना पड़ेगा। और ये तो नहीं बचा पाएंगे गरीब लोगों को। यहाँ का जो एसटी एससी है, तो महोदय ये सिस्टम में चलना पड़ेगा। हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि राज्य अलग होने के बाद बीजेपी के लोगों ने शासन चलाया। ये दुर्भाग्य था। अच्छी बात थी अगर आप भी, और मैं तो कहता हूं आज जितना एसटी एससी आप लोग क्यों बैठो हुआ, इधर आ जाओ। अगर भविष्य को बनाना है तो, घर गांव को बचाना है, जमीन को बचाना है, आप आ जाओ इधर। महोदय, बहुत सारी ऐसी बातें हैं महोदय, इसका जवाब मैं चाहता हूं सरकार से। ये एसीसी को जो दिया गया जमीन, और उस जमीन को फिर उन्होंने रुंगटा को दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, इसका जवाब चाहिए। अगर दिया है, किस आधार पर दिया, उस पर एफआईआर होना चाहिए। महोदय,
महोदय, अभी मेरे पास एक पर्चा है महोदय, ये खलारी का महोदय, ये खलारी, ये जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, बिक्री नहीं है, वहां पर अभी रोड का काम चल रहा है और उसमें रैयत का नाम तो दिया और फिर एसीसी को भी चढ़ा दिया। इसका मतलब रैयत को जो कंपनसेशन मिलेगा वो कंपनसेशन को वो लोग अपने अधिकार में ले लेगा, अपना पॉकेट में भर लेगा। आखिर वो एसीसी का नाम क्यों आया इस पर्चा में? वो कौन है? जबकि वहां जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है तो क्यों आया इसका नाम और कौन लाया? महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं, इस पर एक जांच कमेटी बैठाइए और सदन का कमेटी बैठाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हम लोग कानून देखते रहेंगे, कानून पढ़ते रहेंगे, कानून सुनाते रहेंगे, इम्प्लीमेंट कब होगा तब ये झारखंड का बचाव हो सकता है। महोदय, ये बहुत सारा ऐसा पर्चा है महोदय जो इलीगल तरीके से ये भूयारी जमीन ट्रांसफर नहीं होता है। तो महोदय, आपको गरमाइयत दिखा देंगे कहां का है नहीं। महोदय, तो इस पर हम सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं, आपके माध्यम से इस पर एक जांच कमेटी बनवाइए और जहां जहां जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है, हम तो कहते हैं कि आज यहाँ का पदाधिकारी, पहले सदन में भी हमने कहा था कि यहाँ पैसा एक्ट है, यहाँ एसपीटी एक्ट है, यहाँ सीएनटी एक्ट है। आज गांव का गांव, मुंडारी गांव, आदिवासी का गांव उजड़ रहा है, कहां है कानून? और कानून देखने वाला कौन है? यहाँ का राज्यपाल को ये महोदय, आज यहाँ कमिश्नर है, विभाग में सेक्रेटरी है, सचिव है, उप सचिव है, एसडीओ है, डीसी है, सीओ है। महोदय, क्यों बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? आप लोगों ने आदत बिगाड़ा सबका, आप लोगों ने आदत बिगाड़ा है। अगर आप लोग शुरुआती दौर में इस झारखंड को बचाने के लिए आपने स्टेप लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मजाक बनाते हैं, इतना पाप का घड़ा अभी भर के रखा हुआ है, कैसे आप लोग ढोरे? तो महोदय, मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हम दूसरा कुछ नहीं मांगते हैं, ये संविधान का शपथ लेते हैं, ये संविधान के अनुरूप झारखंड में काम हो और यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अरे काम तो अपना करो। आज क्यों जमीन जहां से लोग आते, जब आप जानते हो कि यहां से लेबुल नहीं है, कौन लेगा इसका रिकॉर्ड? अभी जहां जहां मेन रोड बन रहा है, चारों तरफ पे, दोनों किनारे पे कहां से लोग आकर के बस रहे हैं, लेकिन देखने वाला देखते रह रहा है, कानून रहने के बाद भी। तो महोदय, इस पर कड़ाई से पेश होना चाहिए और ये जो हमने खलारी वाला जो मामला है महोदय, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और सदन का एक कमेटी बनना चाहिए। हटाना ही पड़ेगा, यानी कि कहा आप लोग बीच में डूब गए हो यार, वहां कैसे हटेगा? आप ही लोग तो काटा के बीच में डूबे। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है महोदय। आप विभाग पर भी बोले, आपका समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करिए। महोदय, यहाँ पर बहुत सारा जल स्रोत था, बहुत सारा जल स्रोत था जो जंगल से निकला हुआ। आज इतना माइंस के चलते सारा जल स्रोत खत्म हो गया। अब घास का कटाई धड़ल्ले चल रहा है, पत्थर का कोड़ाई धड़ल्ले से चल रहा है। आज रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, पहली बार भी बोले थे, और ये पूरे झारखंड के पैमाने में हो रहा है। तो महोदय, यही लोगों ने शुरुआत किया। आप लोग क्या करते थे उसमें? महोदय, आज इतना मिनरल्स रहने के बाद भी आज हम लोग खाली खजाना वाला बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे, सही में खाली तो खजाना किया है, बट अभी जितना मिनरल्स है इसी को संचय करने का जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। महोदय, अभी खास करके जो अभी क्वेश्चन में आया था कि अभी जो रसीद जो कटता था पहले
मैनुअल ऑनलाइन शुरू कर दिया था, ये लोग टेबलेट लोगों को दिया था, ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है और अभी तक लोग जमीन का माल गुजारी नहीं दे पा रहा है। और कहीं वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी में वहां सबसे पहले सर्टिफिकेट मांगा जाता है और वो भी करेंट सर्टिफिकेट, जाति निवास करेंट सर्टिफिकेट कहां से लाएगा लोग? महोदय, इस पर संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए और इस पर जल्द सुधार हो। और पहले की तरह जो मैनुअल होता था, प्रधान लोग काटते थे और उसको उसमें कमीशन मिलता था, प्रधान के थ्रू ये हो। तो महोदय, ये नगर पालिका पहले भाई भी बोले थे, कैसे बन रहा है यहाँ नगर पालिका? कौन बना रहा है? किसके आदेश से बना रहा है? आज आदिवासी गांव धीरे धीरे करके नगर पालिका में मिला लिया जा रहा है। आप तो ऐसा सोच के बनाए हैं ना? क्यों बनाई भाई? क्यों बनाए? किसके आदेश से बनाए? किस रूल के तहत आपने बनाया? नहीं, नगर पालिका जो आपने बढ़ा रहा है, नगर पालिका को आप बढ़ा रहे हो, वहां पर आदिवासी का जो संरचना है, आदिवासी का जो अपना संस्कृति है, अपना सामाजिक वातावरण है, वो सारा चीज बर्बाद हो रहा है। महोदय, मैं सरकार से माध्यम से अगली बार भी बोला था और अभी भी कहता हूं कि इस पर आप नजर लगाइए, इस पर ध्यान दीजिए और जी इसको आप लोग बंद करिए। इस सरकार में बंद होना चाहिए और ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार और झारखंड का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय सदस्य, अब कंक्लूड करें, आपका समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। आप खत्म तो हो गया है, ठीक है। आप सिंगल वक्ता हैं, लेकिन 31 मिनट बोल चुके, 31 मिनट बोल चुके आप सिंगल वक्ता हैं। कोई जमीन अगर अधिग्रहित होता है, अधिग्रहण के 40 वर्ष के बाद भी डीड ऑफ गवर्नेंस किस नियम के तहत होता है? बहुत है, इसको संज्ञान में लेने का जरूरत है। और बस खत्म करिए। कोचे मुंडा जी, माननीय सदस्य कोचे मुंडा जी, बैठ जाए। लोबिन बाबू, आप स्थान ग्रहण करिए अपना, आपका समय खत्म हो गया है। कोचे मुंडा जी, आप बैठ जाएं। सभापति महोदय जी, लोबिंदा ने, कोचे मुंडा जी, अध्यक्ष महोदय, लोबिंदा अच्छे आदमी हैं, इसमें क्या शक के है? बोल रहे थे तो उनके सम्मान में हम इतना ही कहना चाहिए, उनके दुख से हम भी दुखी हैं। इसमें क्या शक है? उनके सम्मान में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड में घायल तो हर एक परिंदा है, झारखंड में घायल तो हर एक परिंदा है, लेकिन जो उड़ सका वही जिंदा है। धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्य कोचे मुंडा जी, अध्यक्ष महोदय, आप स्थान ग्रहण करें। लोबिन बाबू, आप बैठ जाए आप। कोचे मुंडा जी बोलिए। सभापति महोदय जी, हाँ, आप स्थान ग्रहण करिए। लोबिन बाबू, माननीय सदस्य लोबिन बाबू, आप बैठ जाए। आपका समय हो गया है, आपका समय पूरा हो गया है। आप सिंगल वक्ता है, 31 मिनट बोल चुके, आप बैठ जाए आप। कोचे मुंडा साहब। सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य अमर बौरी जी जो कटौती प्रस्ताव लाए हैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। सभापति महोदय, आज जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विषय में जो चर्चा हो रही है, सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले अनुसूचित जाति कौन है, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में कौन है, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी वर्ग में कौन है, इसका भी स्पष्ट होना चाहिए।
स्थिति मेरे क्षेत्र में भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग अनुसूचित जनजाति में भी हैं, कुछ लोग अल्पसंख्यक में भी हैं। इसलिए इसका स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। ये मैं शासन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। जैसा कि अभी बड़े भाई लोबिन हेम्ब्रम जी बोल रहे थे कि सही बात है कि हम लोग टीम, जो विधानसभा का टीम है, कमेटी है, उसके तहत प्रवास में गए थे। निश्चित रूप से सभापति महोदय जी, कहने को तो कहा जाता है कि अलग से आदिवासी कल्याण के लिए शिक्षा संस्था स्थापित की गई है, लेकिन हम लोग देवघर, जमतारा क्षेत्र का दौरा किए थे और कमेटी के माध्यम से वहां उपस्थित सभी सरकारी पदाधिकारियों को हम लोग ने निर्देश दिया था, जो छात्रावास जैसा बोल रहे थे, बालक वर्ग और बालिका वर्ग में जो छात्रावास है, विद्यालय है, स्थिति अत्यंत गंभीर है। और हम लोगों ने आदेश दिया कि 15 दिन तक में उसको सुधारने की बात। उन लोगों ने भी माना, लेकिन निर्देश देने के बाद भी वहां कोई सुधार नहीं। इस सरकार में कोई सुधार, कोई सुनवाई नहीं हुआ सभापति महोदय। और विशेषकर अभी पेशा एक्ट के विषय में लोबिन हेम्ब्रम जी ने कहा, सभापति महोदय, पेशा एक्ट विशेषकर उस क्षेत्र में लागू होता है जो रूढ़ी प्रथा मानते हैं लोग, उसके बीच में ही पेशा कानून लागू होता है। और क्षेत्र में जितना भी राजस्व गांव में ग्राम प्रधान बने हैं, वो सब पेशा कानून के मानने वाले, यानी कि रूढ़ी प्रथा मानने वाले नहीं है। इसका जांच के लिए मैं मांग करता हूं कि सदन से एक कमेटी बनाए और जांच कराया जाए, कौन ग्राम प्रधान सही मायने रूढ़िवादी को मानते हैं और कौन नहीं। आज हम सभी देख रहे हैं कि जितना भी आवासीय विद्यालय बना है, विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा का क्षेत्र में एक आवासीय विद्यालय बनाया है, वहां पर घंटी आधारित शिक्षक मेरिट के आधार पर नियुक्त हुआ था। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि खूंटी जिला में ही उस आवासीय विद्यालय में जो घंटी आधारित टीचर नियुक्त हुए हैं, उसको जाने से रोका जा रहा है। उसको कहां से मानदेय दिया जाएगा? सरकार की ओर से निर्देश नहीं आया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए मैं सदन से मांग करता हूं, वैसे शिक्षकों का भी मानदेय और उसको स्कूल जाने से नहीं रोका जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। आज विशेषकर हम आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन इस झारखंड राज्य में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, आदिवासियों की चिंता नहीं कर रहे। जब से सरकार बनने के तुरंत बाद हम देख रहे हैं चाईबासा में भी घटना होती है, आदिवासियों को गला काटकर निस्संद हत्या किया जा रहा है। लोहरदगा में भी आदिवासी भाई बहनों की गुमला घाघरा में दिन दहाड़े हत्या की जाता है। और कल परसों खूंटी के तिरला गांव में एक होरा इंस्टीट्यूट नर्सिंग होम चल रहा है, वहां भी आदिवासी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद किया जाता है कि आदिवासियों के संरक्षण करेगी? आज हम नौकरी के भी क्षेत्र में देख रहे हैं, जितना भी 13 अनुसूचित जिलों में सहायक शिक्षकों को सबसे ज्यादा आदिवासियों का ही नियुक्त हुआ था, उन लोगों को भी नौकरी से हटाया जा रहा है। तो आदिवासियों का नाम लेने वाली सरकार ऐसे आदिवासियों को क्यों हटाया जा रहा है? ये सरकार से मैं इसका जवाब मांगता। सहायक पुलिस कर्मियों के साथ भी यही हुआ। आज होमगार्ड लोग भी धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अधिकतर
सब आदिवासी मूलवासी लोग ही हैं, इस झारखंड के रहने वाले ही हैं, लेकिन इस पर भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि इसके पहले पूर्ववर्ती की सरकार, जो रघुवर की सरकार थी, झारखंड में पहली बार आदिवासी नेतृत्व को सम्मान देने के लिए रघुवर सरकार ने यहाँ के जितने भी मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान, डकुआ, परगनाइत, जोग माझी, नायकी नोडल, मूल रैयत, पढ़ा राजा, ग्राम सभा के प्रधान आदि लोगों को भी प्रति माह सम्मान के रूप में राशि दिया जाता था, उसको भी बंद कर दिया गया। तो मैं कैसे मानूं कि ये सरकार आदिवासियों का हितैषी सरकार है? और आज हम देख रहे हैं कि जितना भी कल्याणकारी योजना, विशेषकर मसना उसना घेराबंदी के लिए जो योजना चला रहे हैं, उसमें भी बड़े बड़े देवता लोग बैठे हुए हैं। बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है सभापति महोदय, जिसके कारण क्षेत्र में काम रुका हुआ है। जितना भी सूची उपलब्ध है, इसमें लिखित रूप से दिया गया है कि ये ग्राम बरकुली, तुरपा प्रखंड में बस्की आदि में घेराबंदी हो चुका है, पूर्ण हो चुका है कहता है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। और जैसा कि माननीय सदस्य अभी नहीं है, सरयू राय जी विशेषाधिकार का सूचना दिया है कि ये सरकार गड़बड़ जवाब दे रही है। मैंने भी एक सवाल किया था पथ निर्माण विभाग से, सिमडेगा जिला के बानो 9 माइल से घाट बाजार तक रोड मरम्मती करने के लिए। सरकार का जवाब है उसमें काम प्रगति पर है, लेकिन मैंने गया और देखा तो एक गिट्टी या बिटवीन तक भी वहां पर नहीं गिरा है, और सरकार जवाब देती है कि कार्य प्रगति पर है। ऐसे सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है सभापति महोदय। तो ये सरकार का ही चिंतन दोषपूर्ण होने के कारण इस तरह का हो रहा है सभापति महोदय। और हम देख रहे हैं कि सदियों से वन क्षेत्र में जो आदिवासी मूलवासी रह रहे हैं, सदियों से खेती करते आ रहे हैं, उस जमीन में भी विशेषकर वनों क्षेत्र में अंचलाधिकारी अपना साइन बोर्ड लगा दिया है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में दहशत है सभापति महोदय। इसलिए इस पर भी सुधार होना चाहिए। राज्य में अनेक वन जातियां तथा उनके समूह के बड़े पड़ने पर लोग रहते हैं। वन क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण करने के बाद वहां पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। हम बीच में खुर्दा ग्राम के लोग जो सदियों से कब्जा किए हैं, उसको भी सरकार अपने कब्जे में ले रही है। तो ये लोग दहशत में है सभापति महोदय, इसमें भी सुधार होना चाहिए। और वन क्षेत्र में छोटा छोटा उद्योग होना चाहिए, जो वन उपज होते हैं वहां के लोगों को उसी से रोजगार मिले, इस दिशा में भी काम होना चाहिए। इस तरह से सभापति महोदय जी, आदिवासी दलितों में असुरक्षा का भाव है, इसलिए कानून तो बना हुआ है, लेकिन इस सरकार में उन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको इन सभी आदिवासी, दलित, वंचित लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए।
यही सरकार से मांग करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपकी अनुमति से मुझे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट के पक्ष में बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और साथ ही महोदय, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए बेहतर कार्य कर रही है। और साथ ही कई ऐसी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है जिससे लोगों को काफी सुविधा दिया जा रहा है महोदय। और साथ ही इसके तहत मारण गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के तहत हमारी सरकार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। और साथ ही शहीद ग्राम विकास योजना के तहत, इस योजना के तहत राज्य सरकार जनजातीय शहीदों की जन्म स्थली को आदर्श गांव के रूप में विकसित करेगी। भगवान बिरसा मुंडा, गया मुंडा, जतरा टाना भगत, सिद्धो कानू, नीलांबर पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, भागीरथ मांझी जैसे वीर शहीदों के गांवों में आवास, पेयजल, सोलर, विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्मारकों का जीर्णोद्धार तथा शहीदों की मूर्तियों का अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके तहत, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन युवाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ता और अनुदान पर लोन दिया जा रहा है ताकि युवाओं को जीविकोपार्जन का साधन मुहैया हो सके, साथ ही युवा आत्मनिर्भर बन सके। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है महोदय। साथ ही महोदय, टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट, इस योजना के तहत साहेबगंज, दुमका तथा पाकुड़ जिला के 5000 अति कमजोर जनजातीय समूहों को गरीबी के जंजाल से बाहर निकालने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार गरीबी को खत्म करने के लिए और गरीबों को बेहतर भविष्य देने के लिए कृत संकल्पित है। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना, इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा राज्य के 14 अनुसूचित जिलों अंतर्गत 32 प्रखंडों के 1779 गांवों में किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 2.11 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार राज्य के आदिवासियों को सशक्त करने के साथ आजीविका के साधन मुहैया कराएगी ताकि आदिवासी समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथ ही महोदय, कोचिंग एंड एलाइंड योजना, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कोचिंग का लाभ दिया जाएगा ताकि युवा पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर कर सके। साथ ही राज्य के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा यथा नागपुरी, करमाली, कोठा, हो, संथाली, मुंडारी, खड़िया एवं पंचपरगनीय भाषाओं हेतु एक भाषा केंद्र स्थापित किया जाएगा। सभी पर्यटन क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय संस्कृति कलाओं के प्रदर्शन पर जोर दिया जाएगा। साथ ही अध्यक्ष महोदय, प्री मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्री मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है तथा पूरी पारदर्शिता के साथ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। राज्य में 69 एकलव्य
विद्यालय की स्थापना की जानी है। राज्य के आवासीय विद्यालयों के बेहतर संचालन हेतु सोसाइटी का गठन किया जाना है। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रमंडल स्तर पर एक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। साथ ही साइकिल योजना के तहत राज्य के योग्य छात्र छात्राओं को हमारी सरकार निर्बाध शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल उपलब्ध कराएगी। साथ ही अध्यक्ष महोदय, और कई सारी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार कर रही हैं और जिससे लोग काफी लाभान्वित भी हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कुर्मी जाति का आबादी लगभग 80 लाख है, लेकिन यह जाति कई कारणों से आज भी अपेक्षा का शिकार है। पूर्व में भी कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने द्वारा अनुशंसा किया गया था, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई भी पहल नहीं किया गया। साथ ही वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के अनुसूची 1 श्रेणी में जहां कुर्मी जाति को रखा गया है, उस श्रेणी में कई संपन्न जातियां सम्मिलित हैं। इस कारण जो नीति है उससे कुर्मी जाति का भला नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज भी कुर्मी जाति का सीएनटी एक्ट में शामिल है, इसलिए कुर्मी जाति को पुनः एसटी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार पहल करे। और साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार में जिन्होंने कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की अनुशंसा की थी, वे आज केंद्र में जनजातीय मंत्री भी हैं। तो हम लोग आशा ही नहीं उम्मीद भी करते हैं कि इसलिए भाजपा और आजसू पार्टी के जो सदन में अंदर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही झारखंड में पिछड़ी जातियों की कुल आबादी लगभग 55% है। इसके बावजूद पिछड़े वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं और नीतियां नाकाफी है। राज्य की सरकारी नौकरी में भी पिछड़ी जाति को मात्र 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जो बेहद कम है। केरल में 40%, बिहार में 33%, कर्नाटक में 32%, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात तथा असम में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए सरकार झारखंड के पिछड़ी जातियों को भी जल्द ही आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ दे, ये महोदय से मैं आग्रह करती हूँ। और साथ ही महोदय, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत जातियों को जंगल का अधिकार देने के लिए वन अधिकार कानून 2006 में केंद्र सरकार दी है, जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन्य निवासियों के जंगल के वन भूमि एवं पूरे जंगल का प्रबंध एवं उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत एवं पूरे ग्राम सभा को दिया जाना है। इसके तहत सभी वन क्षेत्र आने वाले जिलों को पिछले 29 दिसंबर को, जो कि सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ था, उस समय व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पट्टा बांटा गया। लेकिन महोदय, मैं बहुत ही दुखी हूँ कि ये विभिन्न जगहों पर पट्टा वितरण किया गया, लेकिन हमारे रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला और बोकारो जिला में कहीं भी वन पट्टा नहीं बटा महोदय। तो मैं आग्रह करूंगी कि ये भी जल्द से जल्द, मात्र 1 मिनट बाकी है आपका, जल्द से जल्द महोदय हमारे जिलों में भी बटे, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल पाए। अध्यक्ष महोदय, कुड़माली भाषा एक बहुप्रांतीय भाषा है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों के साथ नेपाल एवं बांग्लादेश में बोला जाता है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद इस भाषा का अपेक्षित विकास संभव नहीं हो पाया है। जनगणना सर्वेक्षण में इस भाषा के अलग कोड नहीं होने के कारण इस भाषा के बोलने वाले लोगों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इसकी व्यापकता और लोकप्रियता का सही पता नहीं चल पाया है। महोदय, कुल भाषा का सर्वांगीण विकास हो, इनके साथ न्याय हो
और जनगणना में शामिल करने के लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ, सदन से मांग करती हूँ। चलिए, धन्यवाद। समाप्त हुआ आपका समय। प्रदीप यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। विधानसभा जो है हजारीबाग जिला में शहर और आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के विषय में चर्चा हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मेरे विधानसभा में 4-5 पंचायत में अनुसूचित जाति के लोग के पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं है और उन्होंने अपने जीवन यापन जंगल में घर बना के रह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, सर्वे करा के उन लोगों को जमीन दिया जाए जिससे सरकारी लाभ मिल सके। जी चलिए प्रदीप भाई। अध्यक्ष महोदय, आज के डिमांड का महत्व यहीं से समझा जा सकता है। आपका 5 मिनट है और बंधु जी का 2 मिनट है। अध्यक्ष, समय पर ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, समय से सीमा तो बढ़ेगी, उसका लाभ भी तो हम लोग को मिलना चाहिए। छोटे दलों को जो समय सीमा बढ़ाई जाती है, जो बंटवारा है उसको मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ बिंदु है उसको आने दिया भी जाए। अध्यक्ष महोदय, आपका एक्सटेंशन तो होता ही, आप 4 बजे खत्म कर दे तो हम लोग समय सीमा के अंदर खत्म कर दें, लेकिन आप 4 बजे तो खत्म करते नहीं है। चलिए सर जी, हम प्रारंभ करते केवल जल्दी ही करेंगे अध्यक्ष महोदय, 2D पॉइंट ही बोलेंगे। मैं कह रहा था कि इस डिमांड का महत्व अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यहाँ से समझा जा सकता है कि आर्टिकल 164 को यदि आप देखें तो उसके पारा 2 में यह स्पष्ट है कि झारखंड, आपके छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों में एक अलग से मंत्री होगा जो मंत्री केवल जनजाति कल्याण के लिए होगा, और उसी के सापेक्ष में यह डिमांड आज लाया गया है। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जो चीजें सरकार के सामने कुछ तो अच्छी चीजें लाई है, उसकी चर्चा करते हुए कुछ जो इनके आंखों से ओझल है उस पर चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। कि अगर आप देखें अध्यक्ष महोदय, इस कल्याण विभाग के यह जो डिमांड है उसमें कुछ जो आंकड़े हैं उनके, कि भाई जनसंख्या का जो अनुपात है, वो जनसंख्या का अनुपात पहले 26 वृद्धि दर 26.3 था, आज घट करके 26.2 हुआ। ये आदिवासी का है। और दूसरी कि जो बात थोड़ी देर पहले जो कटौती प्रस्ताव लाए थे माननीय सदस्य, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से यह चिंता का विषय है यहाँ के साक्षरता का दर, लेकिन ये एक दिन का नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो वर्षों वर्ष का है। कि यानी पिछली सरकार जो भी रही, उन सरकारों ने आदिवासी के कल्याण के लिए, जनजाति कल्याण के लिए कुछ प्रयास नहीं किए, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके प्रायोरिटी में ये नहीं था। इस कारण ये परिणाम आए। और इस सरकार ने जो प्रयास किए हैं, जिसकी चर्चा इन्होंने की है, मैं कुछ चीजों की जो अच्छी चीजें हैं, जैसे पहली बार इन्होंने कहा कि तमाम राज्यों में प्रमंडल स्तर पर एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाएंगे, यह स्वागत योग्य है। दूसरा, इन्होंने कहा कि पिछड़ों के भी सभी प्रमंडलों में एक आवासीय विद्यालय देंगे, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। फिर इन्होंने कहा कि हम छात्रों के जो पहले से बने हुए हॉस्टल्स हैं, जिसकी स्थिति की चर्चा हमें लगता है कई बार सभी सदस्यों ने की है, बड़ी चिंताजनक है। उसमें भी राशि इन्होंने रखा है 14.5 करोड़ रुपए। हमें लगता है कि वह कम है, इस राशि को और अधिक करना होगा और सरकार को चाहिए उसका एक सर्वे करा अध्यक्ष महोदय, और क्या कमी है, उन कमियों को कैसे दूर करें, वरना ये तो केवल वैसे ही ठोर ठीका होकर खत्म हो जाएगा। उन चीजों को कराए तभी उस छात्रावास की स्थिति बदलेगी, वरना जैसी थी फिर वैसे ही रह जाएगी। ये चीजें सरकार को करानी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकार ने जिसे कर डाला, जिसके यह जो मैट्रिक पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति स्लेब जो इसके सामने है, कि जो बीएड में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बीएससी में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बीकॉम में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बीटी में पढ़ने वाले छात्र, अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि यह नाकामी है। पिछली सरकार ने उसके रकम को आधे कर दिया वर्षवार, अब यह सरकार भी उसी रास्ते पर है, इससे काम नहीं चलेगा।
आप देखें कि 50,000 है जो बीएड में पढ़ने वाले छात्र है पर एनम, यानी छात्रावास में रहने वाले लोग, और अब बीएड में एडमिशन के बाद 2 लाख खर्चे होते हैं आदिवासी छात्रों के। पहले 40,000 होता था तो हमें छात्रवृत्ति मिलता था 1 लाख रुपया, और अब 2 लाख खर्चे होते हैं तो छात्रवृत्ति मिल रहा है हमें 50,000 रुपया। तो इस स्लैब में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये मेरा आग्रह। एक बड़ी राशि है, इसमें 414 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इस राशि को दोगुना करके यह जो स्लैब है 50,000, 40,000, डे स्कॉलर के लिए 40,000 है, यह जो स्लैब है 30,000, 24,000, इस स्लैब को बदलिए, नहीं तब तो वो भी आदिवासी विरोधी सरकार थी, फिर आपको भी यही तकमा लग जाएगा। आप इन चीजों को बदलिए क्योंकि आप आदिवासी की हितकारी सरकार है। ये मेरा आग्रह होगा। फिर एक बिंदु और मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सोलह कल्याण अस्पताल है, हमसे कहीं गहराई से आसन पर बैठे हुए सभापति महोदय के ध्यान में होगा कि ये कल्याण छात्रावास में सरकार, अस्पताल में सरकार खर्च करती है, लेकिन खर्च करने वाले हैंड क्या है? एनजीओ। और वो एनजीओ क्या है? एनजीओ देहात में एक मेरे यहाँ बड़ी प्रचलित कहावत है कि अपना पेट भरने दो, धिया पुता को मरने दो। लोग मर जाए उसकी चिंता उसको नहीं है, वो कैसे कमाएगा। इस अस्पताल की स्थिति में मंत्री जी से बात कर रहा था, मंत्री जी ने भी इससे चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम इसको बदलेंगे, इसको बदलना चाहिए, उन एनजीओ के हाथ से छीनना चाहिए और कैसे ये अस्पताल बेहतर चले, क्योंकि वो सारी चीजें निःशुल्क मिलती है अध्यक्ष महोदय। और वो एनजीओ कौन लोग है वो अब उसकी ओर हम नहीं जाना चाहते, उस पर विचार करना चाहिए कि पहली सरकार ने केवल अपने अंदर काम करने वाले उनके विचार के लोगों के एनजीओ के हाथ में दे डाला है, उस पर आपको विचार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। ये मेरा कहना था। और अंतिम बिंदु है कल्याण से अध्यक्ष सभापति महोदय कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, ये अच्छी योजना है। लोगों को अपने व्यवसाय करने के लिए आप कुछ पशु देना चाहते हैं, चाहे वो सुअर हो, मुर्गी हो या फिर बकरा हो, लेकिन हो क्या रहा है, वो जो देने वाली एजेंसी है, कभी इस पर सरकार ने गौर नहीं किया। हम बकरा लाते हिमालय की तराई का, वो ठंड का प्रदेश है, यहाँ बकरा आता है और आया और उसको दिया और वो मर गया। सुअर का भी यही हाल है, बत्तख चूजा का भी यही हाल है सभापति महोदय। तो ये दे हम जरूर, लेकिन वो जिंदा रहे, सरवाइव करे, इसकी चिंता करनी है। और अंत में आपका ध्यान समय की ओर अध्यक्ष महोदय, केवल परिवहन पर 2 बिंदु कहते हुए मैं अपने विचार को समाप्त करूंगा सभापति महोदय। वो ये है कि 3 बिंदु है उसके। एक तो परिवहन में ध्यान देना चाहिए, ओवरलोडिंग, दूसरा ड्राइवरी लाइसेंस, तीसरी सड़क सुरक्षा। केवल 1 मिनट का समय लूंगा अध्यक्ष महोदय कि जो ओवरलोडिंग की स्थिति है पूरे प्रदेश में, वो किसी से छिपा नहीं है। और आपके अफसर उन चीजों को जांच करें तो कैसे करें, आपके पास है कहां? प्रत्येक जिला में ओवरलोडिंग चेक करने की चीजें भी नहीं है आपके पास। आखिर जाए तो कहां जाए? बस आपके लोग आते हैं, कुछ नमूने के तौर पर, दिखा के तौर पर फाइन काट देते हैं और फिर अपनी जेब भरने का प्रयास करते हैं। अगर ओवरलोडिंग ठीक हो जाए इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, तो जितनी आय है परिवहन से उससे 3 गुना अधिक होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सरकार को इस पर जोर देना चाहिए। और फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस, बार बार हम सुन रहे हैं कि हमने टाटा से एमओयू किया, इस बार भी वही बात सुन रहे हैं, कब मिलेगा इस राज्य को ड्राइविंग लाइसेंस लोग नौजवानों को? ये इन चीजों का कोई साफ कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया। और सबसे अधिक मैं जोर देना चाह रहा हूं, अंतिम बिंदु सड़क सुरक्षा पर अध्यक्ष महोदय बड़ी चिंता होती है। आप भी रोज देखते हैं, जो मेरे पास आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, वो आंकड़ा बेहद चिंताजनक है कि हम पहले कहते थे कि भाई कोरोना से 1008 लोग मरे हैं इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, जिसकी चिंता हम सबों ने खूब की। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि सड़क दुर्घटना में जो मौत होती है प्रत्येक साल, वो करीबन 3000 होता है। 2014 से 2019 तक मेरे आसपास आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, और उन आंकड़ों को यदि गौर करेंगे, ये पूरे आंकड़े हैं मेरे पास। 2014 में अध्यक्ष महोदय 2.63 यानी 2630 लोग मरे। 2015 में 2890 लोग मरे। 2016 में 3030 लोग मरे।
2017 में 260 लोग मरे और 2018 में सभापति महोदय 3540 लोग मरे और 2019 के जो आंकड़े हैं वो और चिंताजनक है कि लगभग 3500 लोग मरे हैं और अब तक अक्टूबर तक के जो 2020 के आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय उसमें भी 2500 लोग मरे। तो इतने लोग जब मर रहे हैं सड़क सुरक्षा पर हम ध्यान नहीं देते, ये कैसे होगा? केवल एक कॉरम पूरा कर देते कि सड़क सुरक्षा दिवस हमने मना लिया, एक सप्ताह मना लिया, 1000 लोग कोरोना से मरे तो पूरा दुनिया चिंतित हो गया। इस झारखंड में 1000 उसके मात्र आंकड़े अध्यक्ष। चलिए आपका अंतिम पॉइंट हो गया। अंतिम पॉइंट हो गया आपका जी, यही अंतिम पॉइंट है। तो बस सरकार से केवल आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भाई इसमें सरकार को चाहिए, यह मेरे तरफ से सुझाव देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि सबसे अधिक मौत जो सर्वे बताता है कि शराब पी करके ड्राइविंग करने के कारण हुआ अध्यक्ष सभापति महोदय, तो सरकार को सख्ती से चलाने वाले जो ड्राइव करने वाले लोग वो शराब ना पिए या शराब पिए हुए हो तो उन्हें कठोर सजा मिले, इसके प्रयास सरकार को करने चाहिए और उपाय करने चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो मोड़ है वो वन वे होने के कारण उससे अधिक दुर्घटनाएं हुई इसी मोड़ पर। कुछ चिन्हित जगह है, उस चिन्हित जगह को केवल वन वे न करके डबल ट्रैफिक करना चाहिए, वहां भी दुर्घटना कम होगी। और सरकार को इससे प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। प्रत्येक साल अगर 3000 और खास करके नौजवानों की मौत होती है और इस पर सरकार चिंतित नहीं होगा तो आने वाले भविष्य में और बड़ा खतरा होगा। इन्हीं चंद सुझावों के साथ अपनी बात को फिर से एक बार कि आपने अच्छा बजट लाया है लेकिन इन प्रयासों को करें। इन्हीं चंद सुझावों के साथ अपने धन्यवाद को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम लोग कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से कल्याण विभाग का जो बजट है उसको देखने से लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं किसी एक विशेष वर्ग के पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकार के बजट भाषण में आया था कि हम अनुसूचित जनजाति के 10 छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश भेजने का काम करेंगे। निश्चित रूप से कल्याण विभाग सिर्फ एसटी के लिए नहीं, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरकार एसटी के साथ साथ 10 एससी, 10 ओबीसी, 10 माइनॉरिटी छात्र को भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का काम करे। ये मेरा सुझाव है। माननीय सदस्य जरा स्थान ग्रहण करें। सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए, बोला जाए। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। निश्चित रूप से समाज के सबसे नीडी पर्सन जो है वो हमारे दिव्यांग है और नवंबर 2020 से पूरे राज्य के स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना के हजार दिव्यांग जिनको पेंशन मिलता था नवंबर 2020 से बंद है। निश्चित रूप से समाज के ऐसे सबसे नीडी पर्सन जो दिव्यांग है उनके पेंशन भुगतान के दिशा में सरकार को अविलंब पहल करने की आवश्यकता। महोदय, सभापति महोदय, कल्याण विभाग के द्वारा सरना स्थल, जहार स्थल और कब्रिस्तान घेराबंदी का काम कराया जाता, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में सड़क, पुल, पुलिये अभी पीएचडी विभाग के द्वारा चापाकल का निर्माण विधायकों की अनुशंसा के आधार पर होता, लेकिन कल्याण विभाग के द्वारा जो सरना स्थल और जहार स्थल और कब्रिस्तान घेराबंदी का काम होता है निश्चित रूप से इसमें विधायकों की अनुशंसा ली जानी चाहिए। जब अब तक विधायकों की अनुशंसा नहीं ली जाती है, इसका कारण है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों योजना होती है और किसी विधानसभा क्षेत्र में एक भी योजना स्वीकृत नहीं होती है। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और अब से विधायकों की अनुशंसा के आलोक में सरना स्थल, जहार स्थल या कब्रिस्तान घेराबंदी की स्वीकृति होनी चाहिए। महोदय, एक और सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक में जितने भी एसटी या एससी के छात्र हैं उनको 100% आवंटन मिलता है और 100% छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के छात्रा है और जो अल्पसंख्यक छात्रा है उनको 100% आवंटन नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से आग्रह होगा आपके माध्यम से कि राज्य के जितने भी पिछड़ी जाति के छात्र और छात्रा है, जितने भी अल्पसंख्यक छात्रा है
उनको 100% 100% छात्रवृत्ति का आवंटन मिले और निश्चित रूप से सभी लोगों को इसका लाभ मिले। बताना चाहेंगे कि जो चालू वित्तीय वर्ष है 2020-21 का, जिसमें 1718 करोड़ का बजट प्रावधान था, उसमें मात्र 3.73% ही अभी तक व्यय हुआ। इसका मतलब है कि राज्य के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति का पैसा अभी तक उनके खाता में नहीं गया है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। इस पर सरकार को अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता। महोदय, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 मार्च को घोषणा किया था कि माननीय विधायकों की अनुशंसा के आलोक में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने का काम करेगा। महोदय, इसी सदन के माध्यम से हमने आग्रह किया था कि चतरोचट्टी थाना क्षेत्र जो झुमरा पहाड़ के तलहटी पर है, 50,000 की आबादी है। मैंने कई बार अनुशंसा किया, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी आज वहां पर धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुला। और मैं सदन को आपके माध्यम से ये आश्वस्त आग्रह करना चाहता हूं कि अगर जिला प्रशासन वहां पर धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खोलती है तो मैं 50,000 लोगों के हितों के आलोक में इसी सदन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने का काम करूंगा। महोदय, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार का काम है, थाना का काम है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, विधि व्यवस्था का संधारण करना। सबसे आश्चर्यजनक है, गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में चतरोचट्टी के 20 रैयतों का लगभग 3 एकड़ 90 डिसमिल जमीन कंटीले तार से घेराबंदी करके अतिक्रमण करके थाना अपने कब्जे में ले लिया। थाना का ये काम नहीं है महोदय। थाना लोगों की रक्षा करता है, विधि व्यवस्था करता है, अतिक्रमण मुक्त कराता है, लेकिन थाना स्वयं करीब 4 एकड़ जमीन 20 रैयतों का वहां पर अतिक्रमण कर लिया है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे, जल्द से जल्द थाना इन 20 रैयतों के 4 एकड़ जमीन जिसको कब्जा किया, अतिक्रमण किया है, इसको अतिक्रमण मुक्त करने का काम करे। महोदय, यहाँ पर एक मैं अखबार का कतरन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी मंदा बहन बता रहे थे कि ये छात्रवृत्ति का वितरण हो रहा, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा। ये एक महोदय, ये अखबार का कतरन है जिसमें कहा गया कि झारखंड में छात्रवृत्ति हड़पने के लिए लगभग 3,550 स्कूलों में से 390 स्कूल और उसके 18,000 छात्र फर्जी निकले। कागजों पर चल रहे संस्थान 10,700 रुपये में